हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीपीओ के मेडिकल डीवी एंड पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में जानेंगे। इसके अलावा काफ़ी मुझे पर्सनली मैसेज आपने किए हैं। सबके अलग अलग डाउट्स हैं जो कि मोस्टली यूट्यूब चैनल पर नहीं बताए जाते। तो हर एक पॉइंट आपका मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, जिससे आपको रिग्रेट ना हो कि काश पहले बताया होता तो मैं इस पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले उसी को रखता या इसको मैं ज्वाइन नहीं करता। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊँगा, एकदम दिल से सच्ची बात बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल के लिए जो भी आपका एक एक डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एक ही वीडियो है, हर एक चीज़ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करी है, चाहे आपका सर्जरी हो या जो भी आप लेजिक कराना चाहते हैं, हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, वो देख लेना। वैसे भी आपने काफ़ी लोगों ने देख ली होगी, तो इसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर की। तो वो भी मैंने बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज़ समझाई है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपने मुझसे पर्सनली पूछी और जो सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो देख लेना। एक बार डीवी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, फिर हम अपने काम की बात पाएंगे। 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर जानी है। आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर चले जाना, उससे काम हो जाएगा। मैं भी लेकर गया था। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आईडी की बात करें तो आधार, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, इन तीनों में से जो भी आपके पास है लेकर चले जाना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाना। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी से, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फॉर्म फिल करते टाइम आपने एक एक चीज़ पढ़ी होगी कि क्रूशियल डेट क्या है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेकर जाना है। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे डीपीएसआई हो या अदर सीएपीएफ की पोस्ट हो, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी। बॉयज़ के लिए बात करूँ, मेल कैंडिडेट के लिए, तो आपको सिर्फ डीपीएसआई के लिए ही लाइसेंस लेकर जाना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे इतने नंबर हैं कि मुझे डीपीएसआई मिल सकता है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं पाँचों, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, इनके लिए आपको कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेल कैंडिडेट को, ना ही फीमेल कैंडिडेट को। एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट को चाहिए डीपीएसआई के लिए। फीमेल कैंडिडेट को बिल्कुल भी डीएल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम कोई मिस्टेक कर देते हो या कोई भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है या कोई मेरे डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहे, तो उसका कहीं ना कहीं आपके पास एफिडेविट होगा, तो वो भी ले जाना। या कई बार नाम चेंज हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। 3 से 4 फोटो लगेंगे, आप 6 लेकर जाना। तो अब बात करते हैं काम की, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ड्रीम पोस्ट मिल जाएगी, वो उसमें सेटिस्फाई हो सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ड्रीम पोस्ट नहीं मिलेगी, उनके क्योंकि नंबर कम है, उन्हें लग रहा है कि यार कुछ भी मिल जाए लेकिन पहले मैं उसको ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट अटैम्प्ट में जो भी मेरी ड्रीम पोस्ट है उसके लिए मैं पढ़ाई करूँगा। तो पढ़ाई के लिए मुझे स्टडी टाइम किस फोर्स में ज़्यादा मिलेगा, चाहे ट्रेनिंग हो या ट्रेनिंग के बाद हो, क्या ट्रेनिंग में टाइम मिल सकता है या नहीं मिल सकता, छुट्टियाँ ट्रेनिंग में मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, या ट्रेनिंग कॉस्ट कितना होगा जो मुझे छोड़ने के बाद देना पड़ेगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा बहुत क्लैरिटी के साथ। ठीक है, इसके अलावा किसी का लास्ट अटैम्प्ट भी हो सकता है कि लास्ट एज उसकी 25 है, या जिस कैटेगरी से भी है उसको ये लग रहा है कि नहीं, मैं सिर्फ एक यहाँ पे सिलेक्शन ले लेता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद मुझे ये बता दो कि ये वाली जॉब बढ़िया है और इसी में फिर आगे असिस्टेंट कमांडेंट या सीजीएल की तैयारी, या मेरी फैमिली लाइफ यहाँ पे सही रहेगी या नहीं रहेगी, एक एक चीज़ जो भी है मैं बताऊँगा। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो यूपी कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहे हैं या अलग अलग जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उन्हें ये डाउट आ रहा है कि यार मैं घर से दूर ना हो जाऊँ। मान लो मैं यूपी से हूँ, अभी यूपी कांस्टेबल में हूँ, तो यूपीएसआई की तैयारी करके मैं कहीं ना कहीं यूपीएसआई बन सकता हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर से दूर चला जाऊँ। ठीक है, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस है, जितनी भी फोर्सेज है। तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो आप अपना डिसीजन खुद लेना, मैं एक एक चीज़ यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टडी टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप किसी भी फोर्स को ज्वाइन करते हो तो शुरू के 3 से 4 महीने, 3 महीने मान के चलो, आपको वहाँ का ट्रेनिंग शेड्यूल समझने में, उस्तादों को समझने में और खुद को उस माहौल में ढालने में टाइम लगेगा। जब आप शुरू शुरू में ट्रेनिंग सेंटर में आओगे तो आपको काफ़ी चीज़ें नहीं लगेंगी, कई बार आपका मन भी नहीं लगेगा। आप घर पे ड्रिल नहीं करते, यहाँ पे आप ड्रिल भी करोगे, वर्कआउट भी ज़्यादा करोगे। और दोपहर में जो रेस्ट टाइम मिलेगा 1.5 से 2 घंटे, वहाँ पे सिर्फ आप रेस्ट ही करोगे। आप पढ़ नहीं पाओगे, अगर रेस्ट नहीं करोगे तो अगले दिन आप ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, लेजीनेस फील करोगे। इसके अलावा आपको 30 मिनट मिलेंगे कि आपको ब्रेकफास्ट करना है, उसी में रेडी भी होके आना है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन आप इससे काफ़ी चीज़ सीखोगे जो आपको आगे काम आएंगी। ठीक है, तो शुरू के 6 महीने आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम बिल्कुल निकाल नहीं सकते, 2-3 घंटे या 1 घंटा 2 घंटा, इस तरीके से, कभी एक, कभी दो, कभी तीन। ठीक है, अलग अलग डे, अलग अलग रूटीन होता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है तो आप देख लेना, सिर्फ 2-4 बच्चे ही होंगे जो डेडिकेटेड इतने होंगे जो अपना टाइम निकाल सकें।
लेकिन जैसे ही आप मिड टर्म कंप्लीट करते हो, यानी कि 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद घर जाओगे, घर से फिर वापस आओगे 15 दिन बाद, तो आप जो भी ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग, वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेक्चर्स क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 3-3 घंटे की क्लासेस होंगी। उन क्लासेस में आप वहाँ का ना पढ़ के अपना चोरी छिपे जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, CGL CPO जो भी आप टारगेट बनाना चाह रहे हैं, उसकी आप पढ़ाई कर सकते हैं। कई बार SBI वाले वहाँ पर आएंगे, क्लासेस लेंगे, तो उस टाइम में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब ये मत सोचना कि मैं ट्रेनिंग में फ़ेल हो जाऊँगा अगर वहाँ का नहीं पढ़ूंगा, इतना हैक्टिक नहीं है, आप आसानी से पास कर लोगे 1 हफ्ते पहले भी पढ़ के। बाकी अवेयर रहना, हर एक चीज़ समझना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ समझोगे नहीं, अवेयर रहोगे तो हर एक चीज़ समझ में आती रहेगी। तो आपको शुरू में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? बहुत हैक्टिक पड़ेगा, पड़ेगा मतलब अगर टाइम बचाओगे तो। अब बात करते हैं लीव की। अगर लीव ही नहीं मिले तो क्या ही फ़ायदा। मान लो ऐसा भी हो सकता है शुरू के 6 महीने आपको नहीं पढ़ना, लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो BSF ऐसा ही आपने ज्वाइन किया, और आपने दिसंबर में या जनवरी, मान के चलो जनवरी में UPSI का एग्ज़ाम दे दिया, और जून में मान के चलो इसका फिजिकल है UPSI का। आप चाहते हैं कि मैं BSF मैंने ज्वाइन कर ली, या जो भी मैंने फोर्स ज्वाइन करी मैं, लेकिन अपने स्टेट में आना चाहता हूँ, मैं UPSI में सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, तो मेरा फिजिकल जून में होगा। तो मैं सिर्फ छुट्टी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, मैंने तो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जैसे ही मैंने मई में BSF ज्वाइन की, यानी ट्रेनिंग सेंटर, या मार्च में ज्वाइन की, उसके 2-3 महीने बाद यानी जून में मैं छुट्टी चाहता हूँ। किस लिए? मुझे फिजिकल देना है UPSI का। तो आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि इसमें पढ़ाई की तो ज़रूरत है नहीं, शुरू के 3-4 महीने तो वैसे भी नहीं पढ़ना, मतलब वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे, और इसमें पढ़ना भी नहीं है। तो छुट्टी अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर पर डिपेंड करेगी, अलग अलग ऑफिसर पे छुट्टी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। ऐसा नहीं है कि CRPF में मिलती है BSF में नहीं मिलेगी, BSF में मिलती है CISF में नहीं मिलेगी, ठीक है? अब देखो, दिल्ली पुलिस में चांसेस है कि छुट्टी आपको मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे वीकली आपको बाहर भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है, शुरू से। और देखो, लीव की बताता हूँ, मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2022 में CPO का मैंने एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, 22 साल एज थी मेरी। उस टाइम पे मैंने CGL का दिया था, वो भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, 164 स्कोर था, लेकिन मैंने मेंस नहीं दिया, मुझे टाइपिंग नहीं आती बिल्कुल भी। DPSCM का दिया था, उसमें भी टाइपिंग थी, नहीं दी। एक मैंने दिया था DPAW TPO का, उसका मेरा सब कुछ हो गया था, सिर्फ मेडिकल था। मैंने सोचा ट्रेनिंग सेंटर में छुट्टी लेकर मैं आ जाऊँगा, इसका मेडिकल दूंगा, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। मुझे नहीं, जो भी एक्स सर्विस मैन थे, काफ़ी ऐसे थे जो EPFO का एग्ज़ाम देना चाहते थे या जो भी है, उनको भी छुट्टी नहीं मिली। लेकिन वो 3 से 4 महीने की बात थी, यानी 3-4 महीने बाद ही ट्रेनिंग के। लेकिन CRPF में क्या होता है, जंगल ट्रेनिंग होती है, एक जंगल कैंप होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का। FCAT का पेपर था किसी स्टूडेंट का, ठीक है, उसको छुट्टी मिल गई, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी ऐसे थे जिन्होंने तुरंत एकदम बताया, जैसे मान के चलो मेरा FCAT का पेपर है, ठीक है, ट्रेनिंग चल रही है जंगल कैंप में, और मैंने सर को पहले ही बता दिया, DC वगैरह को, कि मेरा एग्ज़ाम है सर, मुझे छुट्टी चाहिए। तो उसने एप्लीकेशन वगैरह लिख के बोल दिया, तो उसने कहा ठीक है चले जाना। लेकिन जैसे ही दूसरे ने देखा कि भाई फॉर्म तो मैंने भी फिल किया है, पर उसने नहीं बताया DC को, लेकिन उसने रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा भी है, मुझे भी छोड़ दो, तो उसको भी छोड़ा गया है। यानी कुल मिला के बात ये है कि ये ऑफिसर चेंज हुए तो छुट्टी मिल गई, ठीक है। मतलब जब ट्रेनिंग इतनी हैक्टिक नहीं थी, जब छुट्टी नहीं मिली, जब ट्रेनिंग का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि जंगल कैंप, वहाँ पे भी छुट्टी मिल गई। यानी छुट्टी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा भी हुआ है कि SSB देने, ठीक है, 7-7 दिन, 8-8 दिन, बल्कि 15-15 दिन बच्चे बाहर गए हैं, ठीक है, मतलब छुट्टी कैंप से। ऐसा भी हुआ है। कई बार आपको छुट्टी नहीं भी मिलेगी, तो गारंटी नहीं है कि आपको छुट्टी मिलेगी ही, ठीक है। बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, सिचुएशन, ऑफिसर, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर की, आपका ऑफिसर वहाँ पे कैसा है। तो ये बात अपने दिमाग में पहले ही सेट करके रखना, ये सोच के मत चलना कि भाई छुट्टी मिलेगी। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जैसे ही मेरा मेडिकल आएगा या फिजिकल आएगा, मान के चलो किसी कोई ऐसी जगह आपका सिलेक्शन हो रहा है जहाँ पे सिर्फ आपका DV है, ठीक है, और आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, और 9वें महीने के बाद आपका DV आ गया, तो आपको लग रहा है कि बस मेरा DV है और मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, तो 9 महीने का आपको ट्रेनिंग कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब कितना बैठेगा, 1 महीने का लगभग 50,000 बैठता है, तो वही पैसे आपको देने हैं, यानी खर्च नहीं करना, फिर अपना जो भी है सेविंग करते चलना। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। हर एक फोर्स में जिसमें वर्दी आ जाएगी, उसमें सब में देना पड़ेगा, चाहे UPSI हो, कहीं भी हो। अब बात करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग के बाद सबसे ज़्यादा स्टडी टाइम किस फोर्स में मिलेगा। अब ये डिपेंड करेगा आपकी जॉब लोकेशन पर, ठीक है, कि आपकी किस जगह पर ड्यूटी है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा CRPF का, वैसे CRPF में ही आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन CRPF से ही आप सबसे ज़्यादा डरते भी होगे कि यहाँ पे यार रिस्क है, ये है वो है, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी नक्सली से आमना सामना नहीं किया,
ठीक है, अभी तक का बता रहा हूँ मैं, बाकी और भी चीज़ें मैं बताऊँगा। जितने भी नक्सल एरिया हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा। यानी कि महीने में 4 से 5 ऑप्स करने हैं, उसके बाद रेस्ट है, यानी कि आपको क्या करना है, कैंप में रहना है। तो कैंप में जो पुराने बंदे हैं वो क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई तो करेंगे नहीं। तो साउथ की मूवी उन्होंने कंप्लीट कर दी, अब बिहार की, यानी स्टेट टू स्टेट मूवी कवर कर रहे हैं वो। तो आपके पास पूरा टाइम है, आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऑप्स होगा तो तब आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि छोटी सी डायरी रख ली, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अपने वोकैब वगैरह, यानी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। दूसरी दिक्कत यहाँ पे आएगी, अगर आप रिमोट एरिया में, कई ऐसे एरिया हो सकते हैं जहाँ पे आपको नेटवर्क इशू मिलेगा, यानी कि आपके नेटवर्क 2016 में पहुँच जाओगे आप, बहुत वीक नेटवर्क रहेंगे। उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। आपका ये फ़ायदा होगा कि आप फालतू का फ़ोन यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, रील्स वगैरह ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे बच जाओगे। आप अपना क्या करोगे, जितनी भी पीडीएफ हैं, आप एक टैब ले लो, या जो भी चीज़ें हैं जहाँ से आपको पढ़ना है वो अपना कंटेंट इकट्ठा करके रखो, आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही नेटवर्क नहीं आते, मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है। जम्मू कश्मीर में वर्कलोड थोड़ा हाई रहता है, यहाँ पे स्टडी का टाइम नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे जम्मू कश्मीर में कोई पढ़ नहीं पाएगा या वहाँ से सिलेक्शन नहीं होता। एक मेरा दोस्त है श्रीनगर में, उसकी हफ्ते में सिर्फ 3 ड्यूटी आती है, बाकी दिन वो पढ़ाई करता है, ठीक है। और 3 दिन जो ड्यूटी आती है वो भी 4 से 5 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है। कोई एएसओ भी नहीं करता इतनी ड्यूटी। लेकिन यहाँ पे हैक्टिक ड्यूटी भी है, मैं ये भी बता रहा हूँ, डार्क साइड भी बता रहा हूँ, अच्छी साइड भी बता रहा हूँ। एमएलए के ऑफिस में ड्यूटी है उसकी शायद। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे। और हाँ, एक मेरा दोस्त है मणिपुर, उसकी एनआईटी, जैसे आईआईटी होती है एनआईटी, उसकी एनआईटी में ड्यूटी है। तो वहाँ पे भी उसके पास पूरा पूरा टाइम है, बस बैठने का काम है, पढ़ाई करता है वो। तो ये जॉब लोकेशन पे डिपेंड करेगा। कई जगह आपकी ड्यूटी 3-3 साल, 4-4 साल ऐसे निकल जाएगी, आपको लगेगा मैंने करा क्या है। और कई जगह आपका दिन ऐसा भी आएगा, आपको लगेगा यार आज ही छोड़ के चले जाऊँ। हर एक फोर्स की बता रहा हूँ मैं, सिर्फ सीआरपीएफ की नहीं, बीएसएफ, आईटीबीपी, हर जगह। आईटीबीपी का तो और हार्ड है, ठीक है। और बाकी हाँ, टाइम निकाल सकते हो, ठीक है, सभी में। दूसरी बात ये, इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि यार इसमें टाइम बिल्कुल मिलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ आके बेटा पढ़ ले, काम मत कर। यूपीएसआई से भी लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, जो कि इतनी डिफ़िकल्ट, यानी कहने का मतलब हैक्टिक जॉब है। डीपीएसआई से भी सिलेक्शन ले रहे हैं, यानी आगे अगर जो पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है, यानी हैक्टिक जॉब से भी ले रहे हैं। ये बिल्कुल भी फोर्स की कोई भी जॉब है हैक्टिक नहीं है, ठीक है। टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये आप देखो कि आपको जाना किस में है, आपके नंबर कितने हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एसपीजी ज्वाइन करना चाहते हैं या कॉम्बैट ड्रेस पहनना चाहते हैं, लेकिन असल में वो उस चीज़ के लिए नहीं बने। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2015 में एनडीए कैडेट, यानी कि 40 एनडीए कैडेट जिन्होंने ट्रेनिंग सेंटर से अपनी बीच में से ट्रेनिंग छोड़ दी। अब खुद बताओ, जो लेफ्टिनेंट फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाला है वो अगर ये छोड़ा है, तो आपको लगेगा यार फिर तो ये भी बेकार है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको लगता है सीआरपीएफ से जॉब छोड़ दी, सीआरपीएफ बेकार है। सीआईएसएफ से दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ज्वाइन कर लिया, तो सीआईएसएफ बेकार है। इस तरीके से आप कंपेयर करते हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि भाई सबकी लाइफ स्टाइल अलग है। डीपीएसआई से भी जॉब छोड़ रहे हैं बिजनेस के लिए, आपने देखा होगा। डीपीएसआई छोड़ देते हैं हायर रैंक के लिए, ठीक है, वर्कलोड ज़्यादा लग रहा है छोड़ देते हैं, ठीक है। जिसको लग रहा है कि भाई हाँ पावर फील हो रही है, वर्कलोड है, कोई दिक्कत नहीं, मैं करूँगा। सबकी पर्सनैलिटी अलग है, आपको किसी को नहीं देखना। ना ही रील्स देखनी यूट्यूब पे, ना ही मेरी रील से मोटिवेट होना, ना ही दूसरों की रील से मोटिवेट होना। आपको रियलिटी पता होनी चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। रील्स रील्स ही होती हैं और रियल चीज़ नहीं है, ठीक है। और सीएपीएफ एसआई से स्टेट एसआई में जा रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि भाई सीएपीएफ एसआई है, घर से दूर है, मुझे घर के पास एसआई बनना है, तो जाओ भाई, बिल्कुल वही ज्वाइन करनी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस में मैं खुश रहूँगा। लास्ट में एक ही बात आएगी, आप किस में खुश हो, किस में सेटिस्फाइड हो, और किस में आप आगे अच्छा कर पाओगे, ठीक है। फैमिली इशू, किसी को लग रहा है कि यार मैं घर में एक हूँ और मैं इन फोर्स को ज्वाइन करूँगा तो मैं घर से दूर हो जाऊँगा, मैं फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ज़रूरत होती है, फैमिली के पास रहता हूँ तो जो भी ज़रूरत है वो मैं पूरी कर सकता हूँ, तो इनमें से मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। अगर मैं यूपी कांस्टेबल में हूँ तो मैं यूपी कांस्टेबल में ही रहूँ, तो आप रह सकते हो, ठीक है। फैमिली ज़रूरी है। यूपी कांस्टेबल में रहो, फिर आगे तैयारी करो यूपीएसआई की, ठीक है। आगे और भी एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करो। आपको लग रहा है नहीं मुझे तो सी ए पी एफ ऐसा ही बनना है, यानी कि कोई भी ऐसा ही सी आई एस एफ वगैरह, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, मर्जी है, ठीक है। पर ये हर एक चीज़ डिपेंड करेगी आपको आगे क्या करना है। ये तब ज्वाइन करना, आपको लग रहा है कि सी ए पी एफ में जाऊँगा, ऐसा ही बनूंगा, फिर उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट भी बनना है, मुझे इसी फोर्स में रहना है, तब आपको ज्वाइन करना है। आपको लग रहा है कि मुझे सिर्फ एक जॉब की ज़रूरत है, तो आपके पास यूपी कांस्टेबल है, और इससे फिर आप यूपीएसआई भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
प्लान योर फ्यूचर। प्रॉब्लम्स हर जगह होंगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा, ठीक है, ये माइंड में रखना, चाहे कोई भी फोर्स ज्वाइन कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको लाइफ में क्या करना है, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। सही बता रहा हूँ मैं। अगर आप ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हो फिर बाद में लगेगा यार मैं गलती से ज्वाइन कर लिया, इससे अच्छा तो मैं वहाँ ठीक था, फिर आपको पैसे भी भरने पड़ेंगे, फिर आपको ये लगेगा मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया, मुझे मैंने कुछ हासिल भी नहीं किया। हर एक चीज़ सोच लेना। एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल ये है, जैसे कि मान के चलो सीआरपीएफ में जो मेरे दोस्त थे, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग सेंटर से लेफ्टिनेंट पे सिलेक्शन लिया, वो चले गए छोड़ के, कोई असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, वो छोड़ के चला गया। कोई अभी सीजीएल में इनकम टैक्स भी बना था फाइनल, मतलब ट्रेनिंग के बाद ही, वो भी छोड़ के चला गया। एक ऐसा है जिसने सीआरपीएफ छोड़ा, लेकिन ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करने के बाद 6 लाख रुपए दिए, प्लस घर से भी 6 लाख रुपए देके उसने स्टूडियो खोला, और वो यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है। मतलब पढ़ा ही रहा है वो यूट्यूब पे, वो भी कैमरे के साथ अच्छे से एकदम, जैसे ये आदित्य रंजन सर या जितने भी हमारे टीचर हैं जैसे पढ़ाते हैं। तो क्या आपके पेरेंट्स इतना कर सकते हैं? तो वो आप देखो। एक ऐसा भी है जिसने सोचा कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं आगे सीजीएल की तैयारी करूँगा। और अब जैसे कि आपने देखा है एडीक्यूटी के क्या हालात है, अब उसको रिग्रेट हो रहा होगा कि यार मैं काश नहीं छोड़ता। तो जो भी चीज़ आपको मिल रही है सोच समझ के लो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, मैं आगे क्या करता हूँ, आपको ही पता होगा। और ये सिर्फ सीआरपीएफ का नहीं है, हर एक जगह का है। सिर्फ आपने सीआरपीएफ के 10 बंदे देख लिए छोड़ लिए, हर जगह का आपको मिलेगा। आप खुद सोचो डीपीएस है कि कितने लोग को जानते हो, नहीं जानते ना, 10-12 लोग को जानते हो, बाकी कहाँ गए? हर हर एक इंसान ना ही यूट्यूब पे आता और ना ही चीज़ें आपको पता चलती है। 800 आईआरएस, ठीक है, उन्होंने भी जॉब छोड़ी है लास्ट 10 साल में, चेक कर लेना गूगल पे। तो क्या वो जॉब बेकार है? ये सबका माइंडसेट अलग अलग है। अभी एक काम्या मिश्रा करके है जो कि 22 साल की आईपीएस बनी थी, उन्होंने भी 4-5 साल बाद, शायद 27 साल की एज में, अभी 2025 में ही अपनी आईपीएस की रैंक से रिज़ाइन कर दिया। तो आईपीएस भी बेकार हो जाएगी। ठीक है, सबका अलग अलग सोचने का तरीका, क्या बता वो उसमें खुश नहीं है या उसको कुछ और करना है, बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, फैमिली कंडीशन, हर एक चीज़ पे। तो आप दूसरों के हिसाब से बिल्कुल मत मत चलो। अपनी फैमिली से बात करो, करना क्या है, कैसे करना है, प्लान करो, ठीक है। और दूसरा, जैसे मान लो एक सीआईएसएफ एसआई से कांस्टेबल ज्वाइन किया, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? देखो मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ये हो सकता है, क्या पता वो एनसीआर से हो, उसको पहले जॉब मिल गई, ठीक है, लेकिन वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इसलिए उसने ज्वाइन किया कि उसको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जाने के बाद, क्या पता उसकी एज लिमिट हो गई, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जाने के बाद वो आगे 3 साल बाद या जैसे भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके दिल्ली पुलिस में एसआई बन सकता है। ऐसा हो सकता है। या घर के पास, बहुत रीज़न हो सकते हैं यार, बहुत रीज़न। मैंने 2022 के बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया अभी तक, ठीक है। मैं नहीं दे रहा कोई एग्ज़ाम अभी। जब मेरा मन करेगा मैं एग्ज़ाम दे दूंगा, जब मेरा मन करेगा मैं जॉब छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ है। जब मेरा मन करेगा मैं असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करूँगा, जब मेरा मन करेगा मैं यूपीपीसीएस, या जो भी मेरा मन करेगा। तो सब आपके मन के ऊपर, आपको जो करना है वो करो। दूसरों से बिल्कुल सिर्फ सलाह लो और अपना दिमाग लगाओ और वो करो। अपने घर वालों से ज़रूर बात कर लेना, ठीक है, लेकिन रियलिटी पता होनी चाहिए। ऐसे सोच के मत जाना कि वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है यार, कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होगा। जो किस्मत में होगा वही होगा। अगर आपको कोई भी भाई बहन या जो भी है दोस्त वगैरह, उसको बता देना डीपी जो कांस्टेबल है उसका गाइडेंस बैच चला है, यानी कि डीपी कांस्टेबल, एचसीएम और एडब्ल्यूटीपीओ। अभी एग्ज़ाम वैसे भी लेट होंगे, तो 28 जुलाई से ये स्टार्ट किया था, लेकिन अब लेट हुआ है तो सब कुछ, तो हमारा टारगेट भी थोड़ा लेट तक चलेगा। तो वो ज्वाइन कर सकता है। अभी मैं बताता हूँ कैसे ज्वाइन करना है, एक सेकेंड। प्रोसेस टू ज्वाइन, स्कैन करना है ये क्यूआर कोड, 299 पे करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पर, अपना रोल नंबर लेना है और ग्रुप की लिंक मैं आपको भेज दूंगा और वहाँ पे ऐड हो जाना है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बातें यार बताने को, समझ नहीं आता बताऊँ किस तरीके से, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर आपको लगेगा पता नहीं यार क्या क्या बता रहा है ये। लेकिन कुल मिला के बात ये है, हर एक फोर्स अच्छी है अपने आप में। आप ये देखो मेरी पर्सनैलिटी किस तरीके से, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या, मैं बाहर रह सकता हूँ या नहीं, या मैं ये सब चीज़ें झेल सकता हूँ या नहीं। सब चीज़ आपको अवेलेबल है गूगल पे, यूट्यूब पे, वो देखो। और मेरी ये वाली वीडियो देखो, इसमें मैंने डिटेल में बताया, और उस हिसाब से जो आपके नंबर है उसको ज्वाइन करो। आपको लग रहा है मैं एग्ज़ाम अच्छे से बेहतर निकाल सकता हूँ, मेरी एज लिमिट है, तो आप मत ज्वाइन करो, आप आगे की तैयारी करो, ठीक है। अपने घर वालों से बात करो। चलो, थैंक